सास का श्राद्ध। नंदिनी और दिलीप की शादी के कुछ हफ्तों बाद ही सास की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से ससुराल में आई नई बहू एकदम अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी देखकर घबरा जाती है। मुझे घर गृहस्थी के बारे में कुछ नहीं पता, सब कुछ कैसे संभालूंगी? मैं तो किसी रिश्तेदार को ठीक से जानती तक नहीं। अगर कहीं कोई गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे? नंदिनी, तुम बेमतलब इतना टेंशन ले रही हो। घर में हम दोनों के अलावा कोई है नहीं। जैसा भी काम करो कोई जज करने वाला नहीं है। रही बात रिश्तेदारों की तो उन्हें मैं संभाल लूंगा। पति का सपोर्ट देखकर नंदिनी के अंदर हिम्मत आ जाती है। अब दोनों मिलकर एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह 1 साल बीत जाता है और श्राद्ध के दिन शुरू होते हैं। नंदिनी के पास सास की बहन का फोन आता है। बहू, पता है ना, श्राद्ध शुरू हो गए। जी मौसी जी, मुझे पता है। तो फिर सास का पहला श्राद्ध कब करोगे? पंडित जी से बात की? कोई तैयारी की? मौसी जी, मैं कल ना पंडित जी के पास चली जाऊंगी। ठीक है, बात करके सब अच्छे से तैयारी करना। हाँ, किसी भी रीति रिवाज में कमी नहीं रहनी चाहिए। नंदिनी मौसी सास की बात पर तो हाँ बोलकर फोन काट देती है, लेकिन फिर रीति रिवाज और श्राद्ध के बारे में कुछ पता ना होने की वजह से दोबारा टेंशन में आ जाती है। शाम को दिलीप के घर वापस आते ही उस पर अपने सवालों की बारिश शुरू कर देती है। आज मौसी जी ने फोन करके मम्मी के श्राद्ध के बारे में बोला। हाँ, मुझे याद है। तुम पंडित जी से बात कराओ, बाकी फिर वैसे ही तैयारी कर लेंगे। वो तो मुझे पता है, लेकिन मौसी जी ने साथ में रीति रिवाज के बारे में भी बोला, और इस घर के किसी भी रिवाज के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो, इतना सोचने की जगह जैसा पंडित जी बोले वैसा कर लो, सब सही होगा। अगले दिन दिलीप के ऑफिस जाते ही नंदिनी घर के बाकी सब काम छोड़ पंडित जी के पास जाती है, जो उसे श्राद्ध करने की तारीख के साथ क्या और कैसे करना है सब कुछ अच्छे से समझा देते हैं। घर वापस आते ही नंदिनी मौसी सास को फोन करती है। मौसी जी, 2 दिन बाद मम्मी का श्राद्ध रखा है। ठीक है, आ जाऊंगी। और पहला श्राद्ध है, इसलिए पूरे परिवार को बता देना। सब साथ में पूजा करेंगे तो दीदी को अच्छा लगेगा। मौसी के कहे मुताबिक नंदिनी सबको इन्फॉर्म कर पूजा की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन बाद पूरा परिवार उनके घर इकट्ठा होता है और देखते ही देखते सबके बीच गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जिससे नंदिनी और दिलीप की परेशानी कम होने की जगह बढ़ जाती है। तुमने तो बोला था कि परिवार इकट्ठा होगा, सबके साथ काम कैसे निपट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ पता नहीं और परिवार तो यहाँ आ चुका है, इसलिए जो भी है अब इनके वापस जाने तक तो हमें सहना ही पड़ेगा। रही बात काम की, तो मैं हूँ ना। तुम ना बस परिवार संभाल लो, काम मैं देख लेती हूँ। दिलीप परिवार वालों की गुत्थम गुत्थी और मामला संभालते हुए सबको शांत करता है, जिसके बाद सब पूजा करने बैठते हैं। बोलो भला, श्राद्ध वाले दिन इंसान की पसंद का खाना बनता है और भाभी को खीर जान से ज्यादा पसंद थी, पर बहू तुमने तो वो बनाई ही नहीं। वो एक्चुअली मुझे खीर बनानी नहीं आती, कुछ खराब हो जाता तो बहुत नुकसान होता, इसलिए नहीं बनाई, लेकिन बाजार से मंगवाई है, कुछ देर में आ जाएगी। ऐसी तो आजकल की लड़कियां हैं जिन्हें सास की खुशी से ज्यादा नुकसान की चिंता है, जो खीर तक बाजार से मंगवाती है। मौसी जी, मम्मी की खुशी को याद रखते हुए नंदिनी ने खीर का ऑर्डर उनकी पसंदीदा मिठाई की दुकान पर दिया है। अरे बनाएगी नहीं तो सीखेगी कैसे? माफ करना मौसी जी, लेकिन आज पूरे परिवार का खाना बना है और ऐसे में प्रैक्टिस के चलते मैं इतने सारे लोगों के लिए खीर बनाती और अगर जरा भी गड़बड़ हो जाती तो बहुत खाने का नुकसान होता ना, जो अच्छा नहीं होता। नंदिनी की बात को इग्नोर करते हुए मौसी चुप हो जाती है, जिसके बाद सब पूजा करते हैं और कुछ देर बाद खाना खाने बैठते हैं, लेकिन उन्हें वहां भी शांति नहीं रहती। वो कभी खाने में कमी निकालना तो कभी किसी चीज की फरमाइश करना शुरू कर देते हैं। आखिर ये लोग माँ के श्राद्ध की पूजा के लिए आए हैं, या बस ये गलत है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं, ये चाहिए, वो अच्छा नहीं, ये सब बोलने के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, यहाँ श्राद्ध की पूजा हो रही है या इनकी पार्टी।
जिस हिसाब से कमियां निकाल कर भी उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं ना, इनकी तो पार्टी ही लग रही है। बस भगवान करे अब और कोई ड्रामा ना हो। दोनों पति पत्नी इसी उम्मीद के साथ मेहमानों को खाना परोसते रहते हैं। कुछ देर बाद ही मौसी सास का चिल्लाना शुरू हो जाता है। हे भगवान, सब इधर आओ। ये देखो, दीदी की तस्वीर के आगे रखी पूजा की पूड़ी पर चींटियां घूम रही हैं। बहू, तूने दीदी की मनपसंद खीर पूजा में नहीं रखी ना, इसीलिए नाराज हो गई हमारी दीदी। मौसी, आप सबके मन में इस तरह के अंधविश्वास मत भरो। अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। पहले तेरी पत्नी ने घर आते ही हमारी भाभी को ऊपर पहुंचा दिया और अब उनकी आत्मा को भी शांति से नहीं रहने दे रही। इसी के साथ एक एक कर घर में सब अपनी राय देने लगते हैं, जो कुछ ही देर में एक बड़े मुद्दे का रूप ले लेता है, जिसमें सबकी बात और इल्जाम घूम फिर कर नंदिनी या दिलीप पर ही आते हैं। बस करो, आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या हो? खुद तो एक दिन भी लड़ाई किए या किसी पर इल्जाम लगाए बिना रह नहीं सकते, तो फिर किस हक से दूसरों को बुरा बोल रहे हो? वो बेचारी जिस दिन से इस घर में आई है सबको खुश करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन आप सब उसे टारगेट करने के अलावा कुछ नहीं करते। मौसी जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि मम्मी नंदिनी से ही गुस्सा है, क्योंकि अभी आप लोगों की हरकतें भी कोई प्यार करने के लायक नहीं है। दिलीप को पहली बार इतने गुस्से में और चिल्लाते देख मौसी के साथ पूरा परिवार चुप हो जाता है। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोलिए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मम्मी के लिए मेरे या दिलीप के प्यार पर उंगली मत उठाइए। माफ करना पर यकीन नहीं होता, एक ही परिवार में लोगों के बीच इतनी कड़वाहट कैसे हो सकती है? सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते हैं, सबको दूसरों में कमियां निकालनी है। क्यों? रही बात चींटियों की, तो बस वो तो पूड़ी पर रखी चीनी ले जा रही हैं। आखिर उन्हें भी तो अपने खाने का इंतजाम करना है। नंदिनी और दिलीप की बातें सुन परिवार में सन्नाटा छा जाता है। सबको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन गलती ना मानने का गुरूर उन्हें आगे कुछ भी बोलने से रोकता है, जिसके चलते धीरे धीरे सब चुपचाप उठकर अपने घर जाने लगते हैं। अरे सारे कहाँ उठकर चल दिए? बेशर्मो, अब भी तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नहीं आई कि एक सॉरी बोल दो? हमने बहू को न जाने कितना परेशान किया, फिर भी उसने पलट कर किसी को कुछ नहीं बोला। नंदिनी, हमें माफ करना। इस साल तो हमारी वजह से सब खराब हो गया, पर वादा करती हूँ अगले साल सब इस परिवार का नया रूप देखेंगे। फिर मैं भी वादा करती हूँ कि अगले साल सबको अपने हाथ की बनाई बढ़िया खीर खिलाऊंगी। सास की चप्पल। जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में जमुना अपने सास ससुर और पति के साथ रहा करती थी। जमुना का एक छोटा देवर भी था। जमुना की सास बहुत ही कंजूस थी। एक दिन शाम के वक्त, अरे सासू माँ, ये कहीं करो, पाव भर सब्जी लाया हो, पूरे घर के वास्ते खाना बनाना है, काम किया चाले? जमुना की सास कहती है, अरे बिंदड़ी, घनी महंगाई हो रखी है, जितनी सब्जी रखी है उसमें ही काम चला ले। तो देवर बोल पड़ता है, कोई ना भाभी सा, मैं थारे लिए सब्जी लेकर आता हूँ। अरे काय करे छोरा, पैसा खर्च करने की कोई जरूरत ना है। इसी तरह से जमुना की सास हर बात में कंजूसी किया करती थी। एक दिन जमुना ने देखा कि उसकी सास की चप्पलें काफी घिस चुकी हैं, और ये देखकर जमुना ने उन चप्पलों को घर के बाहर फेंक दिया। अरे बिंदड़ी, हमारी चप्पल ना मिल रही, थारे को पता है कि कठे है? सासू माँ, वो चप्पल तो मन ने घर से बाहर फेंक दी, बहुत घिस गई थी ना। अरे थारी भली होवे, मारी चप्पल क्यों फेंक दी? मैं अभी उठा कर लाती। अरे माँ, क्यों जिद करे है? मैं थारे को नई चप्पल दिला कर लाऊंगा। अरे रहने दे, तू भी बिंदड़ी की जबान बोलने लगा है। नहीं चाहिए चप्पल मने, मारी पुरानी चप्पल घनी पसंद है। अरे माँ, भाई ठीक तो कह रहा है, छोड़ ना पुरानी चप्पलों का चक्कर, चल मैं थारे को नई चप्पल दिला के लाता हूँ। लेकिन जमुना की सास किसी की बात नहीं सुनती और घर के बाहर से किसी तरह चप्पलों को उठाकर वापस ले आती है और फिर से उन्हीं को पहनने लगती है। फिर एक दिन सुबह के वक्त जमुना मंदिर गई और जब वहां से लौट कर आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी,
अरे कहीं बताओ, मंदिर में किसी ने हमारी चप्पल चोरी कर ली। अरे माँ, अच्छा ही हुआ ना थारी चप्पल कोई चोर चुरा के ले गया। अब तू तो छोड़ने वाली थी ना, वैसे भी पुरानी चप्पलें थी। अरे तू चुप कर छोरा, महंगाई के जमाने में पुरानी चप्पल कर रहा है। मैं कैसे भी करके चोर को ढूंढ कर हमारी चप्पल वापस लाऊंगी। लेकिन माता जी, तब तक आप क्या नंगे पांव फिरोगी पूरे गांव में? अरे बिंदनी, थारी नजर लगी है हमारे चप्पलों को। तू ही कह रही थी ना फेंक दो, देख अब चोर चोरी करके ले गया। उस दिन के बाद जमुना की सास नंगे पांव ही गांव में घूम घूम कर अपनी चप्पलें ढूंढने लगी और कुछ ही दिनों के बाद जमुना की सास को अपनी टूटी चप्पल एक गरीब औरत के पैरों में नजर आई। पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया, तूने हमारी चप्पल चुराई ना, अब मैं थारे को छोड़ूंगी नहीं। अरे माँ जी, मंदिर में पड़ी थी, पुरानी चप्पल है, मारे को लगा किसी के काम की ना है, इसलिए उठा ले आई। अरे पहनने दो ना मारे को। आई बड़ी पुरानी चप्पलों वाली, एक तो हमारी चप्पल चुरा ली, ऊपर से आंखें दिखा रही है। चल वापस दे चप्पल। तभी छोटा बेटा वहां पहुंच जाता है और अपनी माँ को इस तरह देखकर कहता है, अरे माँ, क्या कर रही है? अच्छा ना लगे, छोड़ दे, बेचारी गरीब औरत है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं थारे को नई चप्पल दिला कर लाऊंगा। ना बेटा, चप्पल तो मैं यही वाली पहनूंगी। ऐसा कहकर जमुना की सास ने उस गरीब औरत से वो चप्पलें छीन ली। इतने पैसे वाली होकर मुझ गरीब से टूटी चप्पल भी छीन ली। अरे भगवान भला करे थारा। जमुना की सास की जिद के आगे किसी की एक ना चली और उसने फिर से वही पुरानी चप्पल पहनना शुरू कर दिया। एक दिन जमुना का पति बिना अपनी माँ को बताए उनके लिए सुंदर जूतियां लेकर आ गया और उसने वही जूतियां लाकर अपनी पत्नी जमुना को दिखाई। देख जमुना, माँ के वास्ते कितनी सुंदर जूतियां लाया हूँ, माँ देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। आप तो जूतियां ले आए हो, लेकिन सासू माँ ये जूतियां पहनेंगी ना? वो तो अपनी पुरानी चप्पल ही पहनने वाली है। अरे जमुना, एक बार चलकर माँ को देते हैं ना ये जूतियां, क्या पता पहनने को राजी हो जावे। माँ देख तो, थारे वास्ते मैं कितनी सुंदर जोधपुरी जूतियां ले आया हूँ। अरे ये क्या करे छोरा, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? मारे को ना चाहिए इतनी महंगी जूतियां, तू वापस देकर आ जा। जमुना और उसके पति के बार बार कहने पर भी जमुना की सास नई जूतियां नहीं पहनती। जमुना नई जूतियों को उठाकर अलमारी के अंदर रख देती है, क्योंकि दुकान वाला भी अब उनको वापस लेने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह के वक्त अचानक से जमुना की सास की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर जमुना, उसका पति और देवर तीनों दौड़कर घर के आंगन की तरफ आते हैं और वहां पर देखते हैं कि जमुना की सास आंगन में जमीन पर गिरी हुई पड़ी थी। अरे माँ, ये क्या हो गया? अरे मैं तो आंगन में गिर गई। अरे सासू माँ, आप गिर गई कैसे? चोट तो ना लगी ना थाने? अरे बिंदड़ी, कहीं बताओ, पैर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अरे सासू माँ, थारे पैर में तो सूजन आ गई, लगता है जोर की मोच लगी है। माँ, ये सब थारी जिद की वजह से हुआ है। सारे घर वाले थारे से कह के थक गए कि पुरानी चप्पल छोड़ दे। भाई तो थारे लिए नई जूतियां भी ले आया, फिर भी तू ना मानी। हाँ देवर जी, आप ठीक कह रहे हो सकता है अब सासू माँ को हमारी बात समझ में आ जावे। अरे आ गई, बात समझ में आ गई, अच्छी तरह आ गई। पैर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, अब मारे को सारी बात समझ में आ गई। ला बेटा, जल्दी से नई वाली जूतियां ले आ, आज से ना मैं वही पहनने वाली हूँ।